हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से जानेंगे, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा था, बहुत सारा क्वेरी आ रहा था, यार सर ये इंग्लिश को सीखा कहाँ से जाए, स्टार्ट कहाँ से करें इंग्लिश। नहीं, आज हम लोग इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, जीरो से लेके चलेंगे, जो आखिर इंग्लिश को कहाँ से पढ़ा जाए जो अच्छे से इंग्लिश समझ में आ जाए। क्लियर ना? चलिए, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश सीखने के लिए हम लोग को सेंटेंस पे फोकस करना चाहिए। किस चीज पे फोकस करना चाहिए? सेंटेंस पे। क्योंकि क्या है ना, जो भी हम लोग करते हैं, जो भी हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो वो क्या होता है? सेंटेंस ही। कुछ भी लिखते हैं तो वो क्या होता है? सेंटेंस ही। अगर एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा, वो भी क्या होता है? सेंटेंस ही। अगर कॉमन एरर बनाना है तो वो भी कहां से ढूंढना पड़ता है गलती? तो सेंटेंस से ही। अगर क्लोज टेस्ट बनाते हैं वहां भी सेंटेंस ही होता है। अगर हम लोग ट्रांसलेट किए वो भी सेंटेंस ही होता है। मतलब ये समझना होगा सबसे पहले, यार ये सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस बनता कैसे है, सेंटेंस होने के लिए चाहिए क्या क्या। अगर इतना चीज समझ में आ गया किसी भी स्टूडेंट को, तो उसके बाद उससे कुछ भी कहिए बोलने के लिए बोल देगा, लिखने के लिए कहिए लिख देगा, उसको हिंदी निकालने के लिए कहिए हिंदी निकाल देगा। मतलब सब कंसेप्ट क्लियर होगा सेंटेंस से। तो यहां पे एक बात ध्यान देना है, जैसे सेंटेंस होने के लिए चाहिए क्या क्या, है ना? तो याद रखिएगा, सेंटेंस होने के लिए हम लोग को सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। क्या चाहिए जी? सब्जेक्ट चाहिए। और अगर सब्जेक्ट समझ में आ गया तो क्या चाहिए? प्रेडिकेट। क्या क्या? हाँ, प्रेडिकेट। एक होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब करने वाला, मतलब जिसके बारे में बात हो, और एक होता है प्रेडिकेट, ये करने का उद्देश्य क्या है। तो सब्जेक्ट मतलब डूअर, करने वाला, जिसके बारे में बात हो रहा है, और प्रेडिकेट मतलब उद्देश्य, ये बात करने का उद्देश्य क्या है, क्यों बात कर रहे हैं। कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य, कुछ भी बोलते हैं तो बोलते क्यों है, बोलने का उद्देश्य क्या है, बोल कौन रहा है, बोल क्यों रहा है, यही ना बात है जी। बस, तो सेंटेंस होने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए? प्रेडिकेट। आई है ये, प्रेडिकेट चाहिए। क्लियर? अब ध्यान देते हैं, ये प्रेडिकेट में कौन कौन आता है। तो याद रखिएगा, प्रेडिकेट में अपना आता है वर्ब, प्रेडिकेट में आ जाता है ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट में आ जाता है कॉम्प्लीमेंट। क्या? हाँ, प्रेडिकेट में वर्ब आ जाता है, प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट आ जाता है, प्रेडिकेट में कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। और सब्जेक्ट तो वही होता है जिसके बारे में बात करते हैं। बात हम लोग दो तरह के चीज से के लिए कर सकते हैं, या तो लिविंग के लिए कर सकते हैं, या फिर नॉन लिविंग के लिए कर सकते हैं। ऐसा होगा जो नॉन लिविंग के लिए भी करेंगे। हाँ, लिविंग मतलब क्या? सजीव, डूअर, एक्टिव, और नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, नॉन डूअर, पैसिव। मतलब कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए, कोई सेंटेंस का मालिक बन जाए, और वो डूअर हो ही ना, नॉन डूअर। जिसे हम लोग पैसिव पढ़ते हैं ना, पैसिव पढ़ते होंगे आप लोग। हाँ, तो पैसिव जो होता है उसमें का जो सब्जेक्ट होता है ना, वो नॉन डूअर होता है। और जो टेंस पढ़ते हैं एक्टिव, उसमें का जो सब्जेक्ट होता है वो लिविंग होता है, डूअर होता है ना? तो एक चीज और, यहां पे हम लोग जब सेंटेंस के साथ वर्ब का यूज करते हैं तो लिविंग वाले में हम लोग V1 का भी यूज करते हैं, V2 का भी यूज करते हैं, V3 का भी, V4 का भी यूज करते हैं, V5 का भी यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग है, सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन डूअर है, मतलब वो कुछ कर नहीं रहा है बट उस पर काम हो रहा है, तो वहां पे केवल V3 का यूज करते हैं। तो ये सब हम लोग समझेंगे, बट ये समझ में आ गया, जो सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो, जो सेंटेंस का मालिक हो, उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं।
ठीक, अब आगे देखते हैं, इसको फिर से समझेंगे, पहले आगे। अब प्रेडिकेट मतलब उस काम को करने का उद्देश्य क्या है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं वर्ब के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। ये इतना बात हम लोग को समझ में आ गया, जो उद्देश्य में वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। बट हम लोग को इतना अभी इधर ये समझ में आया, लिविंग होगा अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट राम होगा, जैसे राम पढ़ता है, तो वहां पे V1 V2 V3 V4 V5 कुछ भी लगाएंगे सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग। बट राम को पढ़ाया जाता है तो वहां सोचना समझना बंद, केवल V3। सब्जी बिकता है मतलब सब्जी कुछ कर नहीं रहा है, सब्जी नंडुअर है, तो वहां पे केवल V3। बट राम सब्जी बेच रहा है तो वहां पे सोचना पड़ेगा, क्या कंटिन्यूटी है तो V4 लगाएंगे, क्या राम को बेचने का आदत है तो V5 लगाएंगे, क्या राम बेच चुका है, पास्ट में हो गया काम तो V2 लगाएंगे, है ना। क्या राम अभी अभी सब्जेक्ट बेचा है, मतलब राम अभी अभी सब्जी बेचा है तो V3 लगाएंगे। तो ये सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग। बट सब्जी बिकता है, राम को पढ़ाया जाता है, V3। आया बात समझ में? हाँ, तो चलिए इससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, जो सेंटेंस को समझने के लिए ये समझ में आ गया सब्जेक्ट होना चाहिए, प्रेडिकेट में वर्ब यानी ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो क्यों ना एक एक करके सबके बारे में बात कर लेते हैं। क्या? तो ऐसा करते हैं, सब्जेक्ट लिख के डैश दीजिए। क्या? सब्जेक्ट लिख के डैश दीजिए जरा, और एक लाइन लिखेगा सब्जेक्ट के बारे में, वट एवर इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वट एवर इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाए सब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर कंसेप्ट? सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाए सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राधा, क्या लिखे? राधा गोज टू दिल्ली। जरा बताइए इसमें किसके बारे में बात किया जाता है? अगर इतना समझ में आ गया तो आप खुद कह दीजिएगा ये सब्जेक्ट है। और बताइए, योर फादर गोज टू सिनेमा। तुम्हारे पापा सिनेमा जाते, सिनेमा देखने जाते। बताइए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? हाँ, तो पहला वाले में राधा सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि राधा पटना जाती हैं। समझ में आ गया? योर फादर गोज टू सिनेमा, तुम्हारे पापा सिनेमा जाते हैं। जरा इसमें बताइए सब्जेक्ट कौन? योर या फादर? बोलिए, योर सब्जेक्ट हुआ या फादर सब्जेक्ट हुआ या योर फादर दोनों सब्जेक्ट हुआ? हाँ, योर फादर सब्जेक्ट हुआ। यहां तुम्हारे पापा के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में बात हो रहा है? तुम्हारे पापा के बारे में। और तुम्हारे पापा एक हैं, एक है मतलब सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब भी आएगा सिंगुलर, तभी तो गोज आया। राधा थी तो भी गोज, तुम्हारे पापा है तो भी गोज। अब यहां पे कुछ लोग योर को देख के गो लगा दिए होंगे, बट योर यहां पे यू और योर में जमी आसमां का फर्क है। यू जो है प्रोनाउन है, या तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, बट योर जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, और पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले करते हैं। कहां करते हैं? नाउन से पहले करते हैं। कंसेप्ट क्लियर इतना? चलिए जरा हम लोग इसको समझ लेते हैं, जो गोज जो है सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि बहुत लोग को आदत बना हुआ है। जो देखिए गोज बड़ा है मतलब ये प्लूरल होगा,
गो छोटा है मतलब ये सिंगुलर होगा, बट ऐसा नहीं है, गलत बात है ना। गो प्लूरल होता है और गोज सिंगुलर होता है। क्या होता है जी? हाँ, अपना गो जो होता है, गो ये प्लूरल होता है और गोज जो होता है वो सिंगुलर होता है। समझ में आया? गोज सिंगुलर, गो प्लूरल। इसके लिए एक कंसेप्ट बता रहे हैं आज, याद रखिएगा लाइफ टाइम के लिए। गो छोटा दिखता है, बट हम लोग को पकड़ना है सिंगुलर। आज के बाद जो वर्ड सिंगुलर वो होगा जिसमें एस लगा हो। क्या क्या? हाँ, जिसमें एस लगा होगा वही वर्ड। ये स्क्रीनशॉट जरा ले लीजिए, ले लिए। अब वर्ब सिंगुलर वो होगा जिसमें एस लगा हो। अगर एस लगा है तो वो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। और अगर एस नहीं लगा हुआ है तो वो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। जरा बताइए आप ही लोग, प्ले, प्ले सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, क्योंकि यहां एस लगा हुआ है ही नहीं। यहीं पर हम बोले प्लेज, सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर, क्योंकि यहां क्या है? एस लगा हुआ है। हम बोले इज, एम, आर, इज बोले, एम बोले और आर बोले। बताइए इसमें सिंगुलर कौन है? इज होगा, क्योंकि इज में लगा है एस। हम बोले वाज और वेयर, इसको वेयर नहीं वर्ड बोलते हैं। वाज और वर्ड में कौन सिंगुलर? तो क्या बोलेंगे? वाज सिंगुलर, क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है। हम बोले डू और डज में कौन सिंगुलर? तो डज सिंगुलर, क्योंकि डज में एस लगा हुआ है। इतना बात समझ में आया? हम बोले हैज, हैव में कौन सिंगुलर? हैज, हैव में कौन सिंगुलर? तो बोलिएगा हैज सिंगुलर। क्यों? क्योंकि एस लगा हुआ है। हम बोले रीड और रीड्स में कौन सिंगुलर? रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना, और रीड्स मतलब भी पढ़ना, बट रीड्स सिंगुलर हुआ। रीड्स क्या हुआ? और रीड क्या हुआ? प्लूरल हुआ। ये बात समझ में आया? जो अरे यार, जो भी वर्ब में एस लगा होगा ना उसको हम लोग सिंगुलर कह देंगे, और जिसमें एस ना लगा होगा ना उसको हम प्लूरल कह देंगे। क्लियर कंसेप्ट? तो हम लोग को यहां राधा गोज टू दिल्ली, तो समझ में आ गया राधा क्या है? सब्जेक्ट है, और राधा सिंगुलर है इसीलिए वर्ब गोज लगाए। राधा एंड गीता होती तो गो लगाते। रवि एंड रोहन होता तो गो लगाते। योर फादर एंड माई फादर होता तो गो लगाते। क्लियर कंसेप्ट? चलिए, तो हम लोग को यह समझ में आ गया सब्जेक्ट क्लियर। अब आप वर्ब लिख के डैश दे, जरा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए, तो वर्ब लिख के डैश दीजिए और लिखिएगा द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, इट इज कॉल्ड वर्ब। क्या क्या? द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, इट इज कॉल्ड वर्ब। वह शब्द जिससे कुछ करना या होना समझा जाए वर्ब कहलाता है, एक्शन कहलाता है, क्रिया कहलाता है। आया बात समझ से? जो वह शब्द जिससे कुछ करना या होना समझा जाए सब क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। जैसे देखिए, आप सुबह में सो के जगे हैं, तब से रात में सोने तक जितना भी काम किए वो सारा क्या है? वर्ब है। वो सारा क्या है? वर्ब है, एक्शन है, क्रिया है। आया? जैसे देखिए, कोई को आप स्टाइल मारते हुए देखे हैं? देखो, ढेर स्टाइल हमारे सामने में नहीं मारो। वो क्या है? वर्ब है, एक्शन है, क्रिया है। एक्शन मूवी देखते हैं आप लोग, एक बार मारा गाड़ी पे, एक फैट 10 गाड़ी उड़ने लगता है। वो क्या है? वर्ब, एक्शन। किसी के अदा पे फिदा हुए हैं कभी? वाह,
वो भी वर्ब है। मतलब अदा भी वर्ब, ये आपका एक्शन भी वर्ब, स्टाइल भी वर्ब, सुबह से सो के जगे और रात में सोने तक जितना काम कर दिए सब वर्ब। जानबूझ के कोई काम किए वो भी वर्ब, अनजाने में कोई काम किए वो भी वर्ब, किसी को देख के हंस दिए वो भी वर्ब, किसी को एक चाटा लगा दिए वो भी वर्ब। आया बात समझ में? किसी को गाली दे दिए वो भी वर्ब, किसी का हेल्प कर दिए वो भी वर्ब, पापा कोई काम कर दिए वो भी वर्ब, मम्मी कोई काम कर दी वो भी वर्ब, मोदी कोई काम कर दिए वो भी वर्ब, और ओबामा कोई काम किया वो भी वर्ब। मतलब कोई काम कर दिए वो भी वर्ब और हो गया वो भी वर्ब। आया बात समझ में? मतलब तभी तो लिखे थे द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इट इज कॉल्ड वर्ब। क्लियर ना? हाँ, वह सब जिसे कुछ करना या होना समझा जाए वर्ब कहलाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहां पे एग्जाम्पल में है ही हैज अ फुटबॉल, ही हैज अ फुटबॉल। तो सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ा चुके हैं, बताइए तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? बस, बहुत अच्छा, ही है। और वर्ब कौन है? एक्शन क्रिया हैज है। अब एक बात बताइए जरा, ये हैज तो हम वर्ब बोल दिए, बट ये हैज हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? सो बताइए आप, ये हैज हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? यस, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अभी हम लोग समझेंगे जो हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं और मेन वर्ब किसे कहते हैं वो समझेंगे। बट अभी क्या पहले समझ में आ गया? तो चलो, अगर दो वर्ब हो, क्या हो? दो वर्ब हो, जैसे V1, V2, V3, V4, V5, अगर ये हो और उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, अगर ये सब किसी V1, V2, V3, V4, V5 इसके साथ आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे पता है? इसे कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। और अगर ये इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड ये सब अकेले आए किसी सेंटेंस में तो कहेंगे मेन वर्ब। ठीक है? तो सब्जेक्ट और वर्ब समझ में आ गया। अब ये अभी पढ़ाए नहीं है फुटबॉल क्या है, पढ़ाएंगे तब पूछेंगे। लेकिन ये पूछ रहे हैं, ये आर्टिकल है ना, ए है ना, ए का यूज कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं? तो याद रखिएगा, जब आगे नाउन, काउंटेबल नाउन अगर होगा ना तो आर्टिकल लगा देंगे, अगर अनकाउंटेबल है तो नहीं लगाएंगे, अगर नाउन नहीं है तो नहीं लगाएंगे। मतलब आर्टिकल तब लगाएंगे जब आगे काउंटेबल नाउन हो। तो अगर काउंटेबल नाउन नहीं है तो नहीं लगाएंगे, अगर नाउन नहीं है तो भी नहीं लगाएंगे। क्लियर ना? नेक्स्ट, यू आर प्लेइंग फुटबॉल। यहां पे भी यू तो सब्जेक्ट हुआ, पता है। अब आर है वर्ब और प्लेइंग है वर्ब, दोनों वर्ब है। यहां केवल एक वर्ब था तो उसी हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब बना दिए थे। क्योंकि देखिए एक बात और बताते हैं, एक घर है, अब एक घर में एक मालिक है मोटू और एक नौकर है छोटू। ठीक है? अब अभी ये मालिक और नौकर दोनों है घर में, तो बात किसका चलेगा? पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी किसके पास? मालिक के पास। ये नौकर है, ये हेल्पर रह गया। लेकिन एक समय ऐसा हो जो मालिक इस घर में हो ही ना, केवल ये छोटू हो, तो ये घर का मालिक कौन? छोटू, है ना? बस वही बात तो समझाना चाह रहे हैं। यहां पे घर में कोई और मालिक है ये नहीं है, इस सेंटेंस से घर है। अब इसमें इक्के गो नौकर है, इक्के गो हेल्पर है, इक्के गो वर्ब है, तो घर के मालिक कौन होगा? जे ऐसे ही ना होगा जी। लेकिन यहां देखिए एहो है, एक घर में मोटू और छोटू दोनों है, तो मोटू होगा मेन वर्ब, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना मेन वर्ब, छोटू हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पकड़ना के लिए
सब्जेक्ट जिसके बारे में बात करते हैं। बाकी पढ़ाए नहीं है तो नहीं पूछेंगे, पढ़ाएंगे तभी पूछेंगे, नहीं घबराइए। अमन पुश्ड सालू, अमन ने सालू को धक्का दे दिया। क्या कर दिया? अमन ने सालू को धक्का दे दिया। बताइए अमन क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। पुश्ड धक्का देना एक्शन है ना, क्रिया है, वर्ब है। बोलिए ये हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब? बहुत अच्छा तैयारी। मेन वर्ब क्या है? इक्के वो तो वर्ब है, और वैसे भी V1 V2 V3 V4 V5 में क्या है, तब तो लगाए करेंगे मेन वर्ब। ठीक बात। नेक्स्ट समस्तीपुर इज अ नाइस सिटी। समस्तीपुर इज अ नाइस सिटी। बात किसके बारे में हो रहा है? समस्तीपुर के बारे में। तो समस्तीपुर सब्जेक्ट हो गया। इज हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब। बोलिए बोलिए। हाँ, इज हो गया मेन वर्ब, क्योंकि यहां और कोई वर्ब दिख नहीं रहा है। और जब नहीं दिख रहा है तो यही ना होगा मेन वर्ब जी। उम्मीद है वर्ब समझ में आ गया। हेल्पिंग वर्ब कौन होता है, मेन वर्ब कौन होता है, ये भी क्लियर हो गया। बाकी वर्ब समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं वर्ब के बारे में। जो वर्ब होते कितने तरह के हैं, जरा इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। वर्ब होते कितने तरह के हैं, जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर समझाते हैं। अब जब बात किए वर्ब का, तो हम लोग समझे, जरा समझ लेते हैं वर्ब होते कितने तरह के हैं। हम लोग समझे करना और होना। तो देखिए वर्ब समझे दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है डूइंग और एक होता है बीइंग। डूइंग मतलब करना और बीइंग मतलब होना। डूइंग मतलब करना और बीइंग मतलब होना। अब करना कोई काम है और काम हम कर लिए तो हम हो गए मेन वर्ब। मतलब मेरा काम, मैं अपना काम खुद कर लिया तो हम हुए मेन वर्ब। मतलब करने वाला जो होता है वो होता है मेन वर्ब। लेकिन मेरा काम था और मैं अपना काम खुद से न करके किसी से करवा लिए, मतलब कोई मेरा काम कर दिया, मतलब मुझे हेल्प कर दिया। और जब हमें हेल्प कर दिया तो वो मेरा हो गया हेल्पर। यानी ऐसे काम करने वाले को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या क्या? हाँ, हेल्पिंग वर्ब। तो कितना तरह का वर्ब? दो तरह का। डूइंग करने वाला, बीइंग होने वाला, मतलब कोई दूसरा कर दिया, आके खुद कर लिए तो मेन वर्ब, कोई हेल्प कर दिया हेल्पिंग वर्ब। इसी का एक और नाम होता है एक्सिलरी वर्ब। वही नाम कोई बच्चा को देखते होंगे ना, घर पे कोई और नाम, मौसी के यहाँ कोई और नाम, स्कूल में कोई और नाम। कभी कभी तो कोई बच्चे का शादी होता है, कोई मान लीजिए आपके पड़ोस में किसी लड़की का शादी हो रहा है, आप उसको बचपन से कोई और नाम से जानते हैं। शादी हो रहा है, कार्ड आया, इन्विटेशन कार्ड, देखो यार शादी तो उसका, रही किसका कार्ड आ गया, पते नहीं, क्योंकि नाम हजारों होते हैं आजकल। तो वही बात, हेल्पिंग वर्ब कहीं क्या होता है नाम, एक्सिलरी वर्ब। चलिए तो मेन वर्ब हम लोग बाद में बढ़िया से, है ना, क्योंकि वर्ब का जब चैप्टर आएगा तो जिसमें पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर, इरेगुलर, V1 V2 V3 V4 V5 सब अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। बट ये छोटू से जरा जान पहचान आज कर लेते हैं, क्योंकि छोटू से जान पहचान हो रहेगा तो छोटा मोटा काम खिंचाते रहेगा। तो याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब, क्या देखिए हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब का संख्या इस दुनिया में कितना, 24 याद रखिएगा। कितना जी, 24 हेल्पिंग वर्ब इस दुनिया में। कैगो हेल्पिंग वर्ब, 24 हेल्पिंग वर्ब। क्यों 24? क्योंकि दिन और रात मिला के एक दिन में क्या घंटा, 24 घंटा। 24 घंटा 24 हेल्पिंग वर्ब। रटना कुछ नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज है। लैंग्वेज भाषा, भाषा भाव से आना चाहिए, फीलिंग से आना चाहिए, रट के कभी नहीं भाषा आएगा। तो क्या समझ में आया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब नौकर। नौकर मतलब नौकर फ्री में तो आता नहीं है, उसको चाहिए पैसा। पैसा के लिए कम से कम 1 घंटा काम करोगे बाबू, तब मिलेगा पैसा। और जब कम से कम 1 घंटा काम करेगा तो एक दिन में क्या गो नौकर चाहिए, मोटा मोटी 24 गो नौकर, 24 घंटा। आया बात समझ में? हाँ, तो 24 गो नौकर 24 घंटा,
एक दिन में 24 घंटा। ये पूरा दुनिया में हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 गो, एक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 गो। यही तो बात है, यही करना है और हम लोग को कुछ तूफान नहीं करना है। 24। एक बात थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, क्या एक व्यक्ति को, एक हेल्पर से, एक नौकर से हम 24 घंटा काम करवा सकते हैं? अगर करवा लिए तो 2-4 दिन लगातार पागल हो जाएगा, कहेगा रांची ले चलिए, पागल हो जाएगा। 4-4 दिन, दिन रात 24 घंटा। अब इसीलिए अपना इंडिया में गवर्नमेंट क्या कर चुके हैं, 3 शिफ्ट में बांट दिए हैं वर्कर को। कितने शिफ्ट में? जितने एम्प्लॉयड है सबको 3 शिफ्ट में बांट दिए। देखिए, अगर आप सुबह 8 बजे आते हैं तो आप 4 बजे जा सकते हैं, अगर 4 बजे आते हैं तो 12 बजे रात में जा सकते हैं, और अगर 12 बजे रात में आते हैं तो सुबह 8 बजे निकल जाइए। 3 शिफ्ट। हेल्पिंग वर्ब को कितने भाग में बांटा गया इंडिया में? 3 शिफ्ट में। तो हम लोग भी इस हेल्पिंग वर्ब को कितने भाग में बांटते हैं? 3 शिफ्ट में, है ना। एक का नाम है प्रिंसिपल, दूसरा का नाम मॉडल और तीसरा का नाम सेमी मॉडल। प्रिंसिपल, दूसरा का नाम बोले मॉडल और तीसरा का नाम बोले सेमी मॉडल। तो वर्ब को हम लोग कितने शिफ्ट में बांटे? हेल्पिंग वर्ब को 3 शिफ्ट में बांटे। प्रिंसिपल, अब देखिए PAL है तो प्रिंसिपल हुआ, है ना, यहां हो गया मुख्य, हो गया मेन, हो गया प्रधान, हो गया। और अगर PLE कर देंगे ना यहां पे तो ये हो जाएगा सिद्धांत, है ना। तो PLE ना PAL, तो मुख्य, मेन, प्रधान, और दूसरा हो गया मॉडल, तीसरा हो गया सेमी मॉडल। एक बात बताइए अपना कॉमन सेंस लगा के, क्या तीनों शिफ्ट में हेल्पर यानी लेबर का संख्या सेम होता है, वर्कर का संख्या सेम होता है कि डिफरेंट होता है? डिफरेंट होता है ना। क्योंकि क्या है ना, अब सुबह 8 से 4 बजे वाला में ज्यादा लोग होंगे, क्योंकि लोग को फीलिंग भी बढ़िया आएगा। 8 बजे सुबह सुबह जगह, नाश्ता मिला, चाय मिला, खाना भी मिल गया, लंच भी मिल गया, ड्यूटी भी हो गया, बढ़िया से आ गए ड्यूटी करके, शाम में मैडम को भी घुमाने लेके चले गए, रात में पापा मम्मी के लिए उधर से कुछ कुछ गरम गरम लेके चले आए, सारा खुश, पूरा दुनिया खुश। मतलब इसमें संख्या बहुत ज्यादा होगा। इंडिया भी डेवलप कर रहा है तो लोग सोचते हैं कि जो नौकरी तो है ये है, कुछ अपनों काम कर लेते हैं, तो इसका भी संख्या थोड़ा कम नहीं है। क्योंकि प्रिंसिपल वर्ब का संख्या इस दुनिया में 11, मॉडल का संख्या इस दुनिया में 10 और सेमी मॉडल का संख्या 3, केवल 3। 12 बजे रात में ड्यूटी जाना कौन चाहता है? बहुत कम लोग। तो इसको कहते हैं सेमी मॉडल। मतलब सेमी मॉडल का संख्या 3 है, मॉडल का संख्या 10 है, प्रिंसिपल का संख्या 11 है ना। अब ये प्रिंसिपल में 11 हो कौन आएगा, मॉडल में 10 हो कौन आएगा, सेमी मॉडल में तीनों कौन आएगा, ये सब हम लोग पढ़ेंगे कल। बस आज बहुत लंबा वीडियो हो गया, इसको देखिए, ध्यान दीजिए, और नहीं समझ में इसको देखिए, ध्यान दीजिए, और उन सारे दोस्त को भी शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए, जब आप किसी का भला कीजिएगा ना तो आपको भी सुकून मिलेगा, वो भी आपके लिए कभी ना कभी सोचेगा कुछ हम भी इसके लिए अच्छा कर देते हैं, तो थोड़ा शेयर कर दीजिए।